बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आप सबको नए साल की मुबारकबाद देना इसलिए ज़रूरी है कि आज 2024 का आखिरी दिन है और चंद घंटे के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। तो आज जो 2024 का आखिरी दिन है, इस दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। यकीनन आपने उनकी जो तकरीर है वो भी सुनी होगी, लेकिन जिस वक्त 2024 के आखिरी दिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उड़ान पाकिस्तान के प्रोग्राम में तकरीर फरमा रहे थे, ऐन उसी वक्त कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो सिंध पुलिस है वो कुछ मुजाहरीन पर शेलिंग कर रही थी। मुजाहरीन जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ जला रहे थे। तो जो 2024 का जो आखिरी दिन है उसमें इस्लामाबाद में तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन कराची पाकिस्तान का जो इकनॉमिक हब है वहाँ पर कुछ हमें कशीदगी नज़र आई। और अब सवाल ये पैदा, 2025 है, इसमें ये कशीदगी बरकरार रहेगी? क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? तो सबसे पहले जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का एक अहम हिस्सा है वो ज़रा सुनते हैं। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, ये उड़ान पाकिस्तान। अब आगे हमें बढ़ना है। 5% से कम महंगाई आ चुकी है। ये एक इंतहाई खूबसूरत मुनफरिद तब्दीली है, इंतहाई खुशकुन के अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। ये बड़ी अहम बात है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत और तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। आप मतलब समझ गए होंगे कि उनके कहने का मतलब ये है कि जो तमाम रियासती इदारे हैं वो एक पेज पे हैं। तो क्या अगर तमाम रियासती इदारे एक पेज में हैं तो 2025 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर, और उस तकरीब में मौजूद थे जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में। तो अली ज़फ़र साहब, आपका क्या ख्याल है कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो 31 दिसंबर 2024 की शाम ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो एक पेज पे हैं, तो इसके नतीजे में 2025 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी? हामिद मीर साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, सियासी इस्तेहकाम, ये सिर्फ़ और सिर्फ तब होगा जब आप एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और पाकिस्तान के जो सबसे मकबूल लीडर हैं उनके साथ इंसाफ करेंगे और उनको रिहा करेंगे। और जो कैदी रखे हुए हैं आपने, PTI के वर्कर्स जो सियासी कैदी हैं, प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस कहता हूँ उनको मैं, उनको आप छोड़ेंगे और लोगों को जो आज़ादियाँ हैं उनकी आइन के तहत जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़ हैं, वो देंगे। उनको जो उनका हक है, जो प्रेस का हक है, मीडिया का हक है कि वो आज़ाद तरीके से अपना एक्सप्रेशंस, अपनी स्पीच, अपनी आर्टिकल्स लिखें, अपनी बातें करें, गुफ्तगू करें, डायलॉग करें। जब तक ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, सियासी इस्तेहकाम या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नहीं नज़र आ सकता। इसीलिए अगर आप ये देखें 2024 जो गुज़रा है, इसी वजह से और भी हम गुफ्तगू करेंगे आपके प्रोग्राम में कि क्या मसाइल थे 2024 में, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की यही थी कि आपने एक सियासी जमात को कुचल के रखा है। लोगों ने जो इलेक्शंस में हिस्सा लिया और वोट किया, उसको आपने बिल्कुल ही फेंक दिया कूड़े के ढेर में, और आपने कहा कि वो जो भी कहते रहे, हमने उनकी बात नहीं मानी, अपनी हुकूमत लेके आनी है। तो ये जो हाइब्रिड किस्म का निज़ाम है जिसका आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र भी किया, इससे तो मुझे नहीं नज़र आता कि 2025 में किसी किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, अगर आप बातचीत करें, डायलॉग करें और किसी इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कोई हल ढूंढे, तो मेरा ख्याल है मुल्क के लिए बेहतर होगा वो, और उस वक्त आएगी आपकी स्टेबिलिटी। और ये जो सियासी इस्तेहकाम की हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इसके बाद ही फिर आपकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, यानी आपकी मईशत बेहतर हो सकती है और आपकी तरक्की हो सकती है, मुल्क की आपकी इंडस्ट्री चल सकती है,
आपकी सर्विस इंडस्ट्री में, आपकी एग्रीकल्चर में इजाफा हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं डिपेंडेंट कि आप बेसिकली पहले एक सियासी इस्तेकाम, एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, और ये हुकूमत का ही काम होता है। राना सनाउल्लाह साहब, 2 जनवरी को जो मुज़ाकरात शुरू होने हैं हुकूमत और अपोजिशन के, क्या उसके नतीजे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा हो सकती है? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम जो है वो जब भी पैदा होना है तो होना तो वो मुज़ाकरात से ही है, पॉलिटिकल डायलॉग से ही है। आपस में हरीफ सियासी जमातें जो है वो बैठ के जब तक बात नहीं करेंगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सियासी इस्तेहकाम तो नहीं शुरू होगा। शुरू तो ऐसे ही होना है, और 2 जनवरी को पॉलिटिकल डायलॉग ही होने जा रहा है। मामला ये है कि मोहतरम अली ज़फ़र साहब ने जो बात की है, इन्होंने अपनी जमात, अपने लीडर के लिए कहा है कि इंसाफ फराहम किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि पहले आप पाकिस्तान को इंसाफ फराहम करें ना, और उसके बाद फिर अपनी ज़ात को रखें, और फिर अपनी ज़ात के लिए आप इंसाफ मांगें। ये जो उड़ान पाकिस्तान या जो भी मुआशी प्रोग्राम, इसको नाम कोई भी दिया जा सकता है, ये कोई मियाँ शहबाज शरीफ का कोई ज़ाती प्रोग्राम है, या ये कोई PMLN या हुकूमत ने को अपनी ज़ात के लिए बनाया, ये पाकिस्तान के लिए बनाया। इसके ऊपर अगर तमाम अदारे मुत्तफ़िक हैं, हुकूमत मुत्तफ़िक है, तो अपोजिशन को भी मुत्तफ़िक होना चाहिए। ये इसके ऊपर मुत्तफ़िक हों, पाकिस्तान को तरक्की दें, पाकिस्तान को इंसाफ दें, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को इंसाफ दें, तो उसके बाद फिर अपने इंसाफ की बात करें। तो मेरा ख्याल है कि फिर इनको इंसाफ ऑटोमेटिकली मिल जाए। जो आज फंक्शन था उड़ान पाकिस्तान का, इसमें स्टेज पर 4 सूबों की हुकूमतों के नुमाइंदे मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के नुमाइंदे थे मुज़म्मिल असलम साहब, जो कि इकनॉमिक एडवाइज़र हैं, वो भी मौजूद थे, और गवर्नर KP के भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के थे। सिंध से नासिर अली शाह साहब आए हुए थे, बलूचिस्तान से उनके गवर्नर साहब आए हुए थे, पंजाब की चीफ मिनिस्टर मौजूद थी, तो सारे मौजूद थे। तो क्या ये आप नहीं समझते कि ये तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा जेस्चर दिया आपको? देखें, मैं तो यानी इसको आज ख़ुद समझने को तैयार हूँ कि अगर अपोजिशन, जो इस वक्त लोग अपोजिशन में बैठे हैं, जो जमातें बैठी हैं, चले जिनके मेंबर कम भी हैं, अगर वो एक चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर वो उड़ान पाकिस्तान के नाम से हो या किसी भी नाम से हो या पाकिस्तान के नाम से हो, उसके ऊपर यानी मुत्तफ़िक हो जाएं, तो पाकिस्तान वाकई उड़ने लगेगा, इसमें कोई शक ही नहीं रहेगा। अच्छा, अब पाकिस्तान को अगर हमने उड़ाना है तो हमें 2024 के कुछ अहम वाक़यात का जायज़ा लेना पड़ेगा। मैं एक तमाम तो जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन चीदा कुछ जो अहम वाक़यात 2024 में पेश आए उनका यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी है, ताकि हम 2025 का भी जो है जायज़ा लें कि उसमें क्या क्या हो सकता है। मसलन 13 जनवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको बल्ले के निशान से महरूम किया गया, और 8 फरवरी को आम इलेक्शन का इनेकाद हुआ और बड़ी कंट्रोवर्सीज़ पैदा हुई इस इलेक्शन के नतीजे में, और 3 मार्च को शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन आपने देखा कि 2024 में समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, इस पर पाबंदी रही। ये फरवरी मार्च के महीने से ही पाबंदी शुरू हो गई, और इसी तरह 25 मार्च को हाई कोर्ट के जो 6 जजेज़ हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़, उन्होंने एक ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने बताया जी कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो उन पर प्रेशर डालती हैं। फिर 12 जुलाई को तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी रिज़र्व सीटों से महरूम हो गई। 8 अगस्त को एक अच्छा वाक़या हुआ। तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के एक एथलीट अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीता। उसके बाद फिर 12 अगस्त को आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के जुर्म में साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हुए। कुछ लोगों के ख्याल में ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, कुछ लोगों के ख्याल में नेगेटिव डेवलपमेंट है। 9 सितंबर 2024 को PTI के कुछ अरकाने कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस की हदूद से गिरफ्तार किया गया, और वो जो मामला है उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। 21 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम का नोटिफिकेशन जारी हुआ, और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी बेंच जो है वो कायम हो गया। और फिर एक और कंट्रोवर्सी आई। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दिया, बाद में उसकी वजाहत कर दी। और 26 नवंबर को इस्लामाबाद के D चौक में
तहरीक इंसाफ का धरना हुआ और उसने भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ को जन्म दिया। 18 दिसंबर को अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत के इल्ज़ाम में 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदी लगा दी और 31 दिसंबर को यानी कि आज एक अहम वाक़या हुआ कि साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर करने के इल्ज़ाम में 34 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 34 साल, ये इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने एक सियासतदान को 34 साल की कैद सुनाई है। और इसके अलावा आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ है और अगर मजमूई तौर पर देखें तो 2024 में पाकिस्तान में 9 सहाफ़ी कत्ल किए गए और ये जो तादाद है ये गज़ा के बाद दुनिया का दूसरा मुल्क है पाकिस्तान जहाँ सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों का कत्लेआम हुआ है। ये है जी 2024 का एक जायज़ा। अब ये बताइए अली ज़फ़र साहब कि आज आपकी पार्टी के एक रहनुमा खालिद खुर्शीद साहब जो हैं उनको 34 साल की सज़ा सुनाई गई है, तो इस सज़ा के बारे में बात मैं आपसे करूं, आपसे बात करूं या राना सनाउल्लाह से बात करूं? अली ज़फ़र साहब, आप कुछ इस पे तबसरा करेंगे कि जो 2024 में जो वाक़यात पेश आए हैं अगर वो रिपीट होंगे 2025 में तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? जी हाँ मनवीर साहब, देखें जो 2024 को आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारे वाक़यात हुए। सबसे पहले तो मैं 2024 में सोचा, मैंने बड़ा इस बार बैठ के तबसरा किया कि कौन सी खुशखबरी वाली बात है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अच्छी चीज़ की बात की जाए। तो मुझे नज़र आया कि सिर्फ शायद एक ही, जिसका आपने भी जिक्र किया, हमारे जो जेवलिन थ्रोअर ने गोल्ड मेडल लिया, शायद वही एक अच्छी खुशखबरी थी 2024 की। आप जब साल की बात करते हैं और कौम की बात करते हैं तो सबसे पहले आप सिक्योरिटी का इशू अपना रेज़ करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या सूरत हाल थी। तो मेरा ख्याल है अगर आप इस साल की बात करें तो इस साल को आप कह सकते हैं कि ये बढ़ती हुई दहशत गर्दी थी पाकिस्तान में 2024 में, क्योंकि मेरे पास जो स्टेटिस्टिक्स हैं कोई तकरीबन 650 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं सिर्फ इस साल में और 450 से ज़्यादा हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको शहादत हुई है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें ऐड कर लें कि 950 के करीब टेररिस्ट भी मारे गए हैं इस साल 2024 में। जी, तो ये एक बढ़ता हुआ जो टेररिज्म है इस साल का, मेरा ख्याल है ये हमें सोचना पड़ेगा नेशनल लेवल पे कि इसका क्या हल है। दूसरी चीज़ मैंने सोचा कि अब आप कौम की बात करते हैं और हम देखते हैं 2024 को, तो आप मईशत की बात करते हैं कि क्या हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या हम मिडिल में हैं या हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मईशत जब ऊपर जाएगी तो चाहे जो भी हुकूमत हो हम एज अ पाकिस्तानी हमको खुश होना चाहिए। लेकिन मैंने जब देखा और सारी सर्वेज पढ़ी तो देखा कि आपकी ग्रोथ जो है 0.9% की सिर्फ ग्रोथ है, जबकि आपने कहा था कि 3.8 से ज़्यादा की ग्रोथ होगी। आपकी इंडस्ट्री भी नीचे चले गई है, आपका एग्रीकल्चर की ग्रोथ सिर्फ 1% है जबकि पिछले साल 8% थी। आपकी सर्विस इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, आपकी आईटी इंडस्ट्री बिल्कुल जहां आप तरक्की करने लगे थे वो वापस चले गई क्योंकि आपने इंटरनेट बंद कर दिया। तो ये आपकी इकोनॉमिक हालत इतनी अच्छी नहीं है। आपका जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होना चाहिए था, जो आपको बेहतरी होनी चाहिए थी मईशत में, वो आपको नहीं नज़र आ रही। तो 2024 को आप कह सकते हैं कि ये साल ऐसा है कि गुर्बत का बढ़ता हुआ साल है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ता हुआ साल है और ये बेरोज़गारी का बढ़ता हुआ साल है। मेरा ख्याल है कि हमें ये दो जो आइटम्स हैं अगर आप कौमी सतह पे देखें तो बड़े अहम हैं। इसके बाद हम आते हैं आइनी मामलात पे कि आइन का क्या पोजीशन है 2024 में। अच्छा, आइन की बात बाद में ना कर लें, पहले जो आपने कोई इकोनॉमिक गुफ्तगू की है इकोनॉमी के हवाले से, वो बड़ी अहम है। उसमें मैं राना साहब जो है उनकी खिदमत में कुछ लोगों की राय भी पेश करना चाहता हूँ। मिक्स्ड है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जो महंगाई है वो 5% से भी कम हो गई है। ये बड़ी उनकी अहम स्टेटमेंट है और भी जो अदाद शुमार हैं वो यही कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक क्या कह रही है ज़रा वो भी सुने। 320 रुपए किलो तो टमाटर मिल रहे हैं, 200 से नीचे सब्जी कोई नहीं है। महंगाई तो उसी तरह अपने अरूज पे है।
थोड़े से चावल सस्ते हैं, दालें कम हुई हैं थोड़ी सी। महंगाई बहुत कंट्रोल में हो गई है। 400 वाला घी जो है वो 600 रुपये का हो गया है। कारोबार पहले की निस्बत आधे से भी कम हो गया है। बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। जिनका 50,000 60,000 है वो भी रो रहे हैं, गुजारा हो ही नहीं रहा है। एक बिल अगर जमा कराते तो बेचारे एक टाइम का अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते। दवाइयाँ इतनी महंगियाँ गरीब बंदा ले नहीं सकता। अब मैं आँखों का ऑपरेशन करवा चुका हूँ, मुझे कतरों की ज़रूरत होती है, परेशान होता हूँ। अवाम पानी है तवाई वो कमरान रह के सो गए मोटी रजाई। उन्ना ख़त्म होनी है महंगाई तो पावे अवाम नहीं हो जावे जदाई। तो ये एक शायराना ज़ुबान में उन्होंने अपने एहसासात आप तक पहुँचाए हैं। राना साहब, अदाद शुमार तो यही कह रहे हैं कि महंगाई में इजाफे की रफ्तार कम हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज कहा महंगाई 5% से भी नीचे चली गई, लेकिन पब्लिक जो है वो कहती है कि नहीं, महंगाई तो वैसे की वैसी है। नहीं, देखिए, जो अदाद शुमार हैं वो कोई हमारे बनाए हुए नहीं हैं। जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ या सर्वेज़ हैं वो भी ये बता रहे हैं कि 38% महंगाई की रफ्तार थी, जो कम हो गए 5% पे हो गई है। ये बातें दुरुस्त हैं। मामला ये है कि जिस तरह से अली ज़फ़र साहब ने बात की है, 2017 में तो ये मामला नहीं थे। 2017-18 में पाकिस्तान जो है उसका रुपया मुस्तहकम था, डॉलर कंट्रोल में था, पेट्रोल जो है वो 65 रुपये लीटर था, महंगाई जो है वो आम आदमी के जो है वो बर्दाश्त में थी। मुल्क जो है वो यानी जो शरह नमू है, ग्रोथ रेट है वो 6.3 था, सारा कुछ ठीक था। ये उसके बाद ही फिर जो शुरू हुआ है तो फिर अब थमने का नाम नहीं ले रहा। बल्कि साल पहले तो 2 साल पहले तो डिफ़ॉल्ट हो रहा था। अगर ये डिफ़ॉल्ट अब तक नहीं हुआ और अब दोबारा से कोई थोड़ी उम्मीद, मैं कोई ज़्यादा नहीं कहता कि जी बिल्कुल हम जो है वो हर चीज़ को ऊपर ले गए हैं, लेकिन जो थोड़ा सा इस्तेहकाम स्टेबिलिटी आई है तो इसका तो हमें क्रेडिट दिया जाना चाहिए ना कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया मुल्क को। तो फिर ये 2018, 19, 20, 21, 22 में क्या हुआ उन 3.5-4 सालों में कि जब जो है वो हम अदम एतमाद हुआ है PTI के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो उस वक्त मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा था। और आज तक जो है वो हम इस हद तक तो इसको यानी संभाल सके हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं किया। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम इसको वही 2017 की जगह पे ले गए, नहीं, अभी नहीं लेके जा सके। हो सकता है कि अगले 2 साल में या अगले 3 साल में जो है हमारी इन कोशिशों के नतीजे में, तो जिस तरह से ये उड़ान पाकिस्तान है, जिस तरह से मैंने कहा है कि अगर इसके ऊपर ये चार्टर ऑफ इकॉनमी हो जाए तो पाकिस्तान वाकई उड़ने लगे। उड़ान पाकिस्तान और 2 साल में वाकई जो है ये चीज़ें जो है ये लोगों की उड़ान पाकिस्तान हमें IMF के शिकंजे से निकाल देगा। जी बिल्कुल निकाल देगा। अच्छा, चलें, अली ज़फ़र साहब, प्रोग्राम ही ये है। अली ज़फ़र साहब, ये जो उड़ान पाकिस्तान है, क्या ये उड़ान पाकिस्तान के लिए ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम हो तभी हम उड़ सकेंगे? देखिए, ये तो बड़ी बहुत एक क्लियर बात है और बड़ी वाज़ेह बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपने इकनॉमिक प्रोग्रेस करना है, अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को, अगर उड़ान या जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, अगर आपने उसको तरक्की की तरफ लेके जाना है, तो फिर यकीनी तौर पे सबसे अहम ज़रूरी बात यह है कि रूल ऑफ लॉ उस मुल्क में हो, उस मुल्क में आइन भी कायम हो, बुनियादी हक भी लोगों को मिलते हों, इंसानी हकूक़ का भी ख्याल रखा जाता हो, और रूल ऑफ लॉ हो, यानी कि कानून जो है सबके लिए इकट्ठा एक ही यकजा हो, और अदलिया जो है आज़ाद हो, अदलिया के साथ किसी किस्म की इंटरफेरेंस या मुदाखलत ना हो। ये सारे मामलात होंगे तो सिक्योरिटी के साथ साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ मईशत को ज़रूरी है कि वो रूल ऑफ लॉ भी हो। अब जब हम आइन की बात करते हैं तो थोड़ा सा नज़र डाल लें 2024 में, क्योंकि हम 2024 की बात कर रहे हैं। तो आप 2024 में ये देखते हैं, मैं इसको कहता हूँ कि ये वो साल है जब पाकिस्तान की अदालती और आइनी तारीख़ में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक और बदतरीन फ़ैसला किया, और ऐसा फ़ैसला किया जिसने बुनियादी हकूक़ लोगों के छीन लिए, जिसने जमहूरियत को एक तरह से खंजर खोप दिया उसके दिल में, उसके सीने में।
और वो केस है सिंबल केस। जब आप आइन की बात करते हैं तो आइन बड़ा वाज़े तौर पे एक बेसिक जमहूरियत पे बेस्ड है। वो कहता है कि डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, यानी लोग खुद अपनी सिलेक्शन करते हैं, लोगों की अपने में से ही सिलेक्शन करते हैं कि कौन हमें गवर्न करेगा, कौन हुक्मरानी करेगा, और वो उनकी फिर जो बात है, वो जो हुकूमत है, वो फिर उनके लिए ही काम करती है। ये जमहूरियत का असल मकसद है और आइन उसी के ऊपर बेस्ड है। जो बुनियादी हकूक़ हैं आपके और जो आपके इंसानी हकूक़ हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए आपने अदालतें बनाई हैं, और अदालतों जो हैं उनका काम है कि लोगों की हिफाजत करे इन हकूक़ की। अब हुआ ये कि वो जमहूरियत का जो बेसिक असूल था कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए सिंबल दें, जो आर्टिकल 17 में आपका जो जिक्र करती है आइन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि जनाब ये सिंबल जो है ये पीटीआई को नहीं मिलेगा, और पीटीआई जो है वो सिंबल के बगैर इलेक्शन लड़े। उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो बता भी नहीं सकते अवाम को कि हम पीटीआई के लिए। अच्छा, ये तो सबको पता है अली ज़फ़र साहब, आपने मेंशन कर दिया, ये बड़ा अहम वाकया है। 2025 में आपको रिजर्व सीटें मिल जाएंगी नेशनल असेंबली में? जी देखिए, उसके बाद दूसरी चीज ये हुई कि आपकी रिजर्व सीट्स का ऑर्डर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने चलें अपनी वो जो पुरानी गलती थी वो ख़त्म करने के लिए फुल कोर्ट बैठा और मेजॉरिटी ने कहा ये रिजर्व सीट्स दें। आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे, वो इम्प्लीमेंट करने हैं, उन पे अमल दरामद होना है, लेकिन वो भी आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। वो उसी तरह इलेक्शन कमीशन है वो बैठा है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हेल्पलेस है, यानी वो उसके पास कोई ताकत ही नहीं है कि अपने फैसले जो है वो इन्फोर्स कर सके। तो ये भी हमने 2025 में देखा। हमने 2025 में फिर ये भी देखा कि इलेक्शन हो गया 2024 पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है इससे बड़ी धांधली 2024 हमने ये भी देखा कि इलेक्शन हुआ फरवरी में, और पाकिस्तान की उस इलेक्शन में मेरा ख्याल है सबसे पहले धांधलियाँ होती रहती थी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास आप जाते थे, लेकिन एक इतनी मैसिव स्केल पे, यानी कि इतनी खुली आम धांधली मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। कोई इतने इलेक्शंस में अपने हिस्सा लिया है, लेकिन जितनी धांधली इस बार हुई कि लोग जो भी कहते रहे, जिसको भी वोट करते रहे, आपने नहीं मानना कि वो जीते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इतनी धांधली हुई, इतनी धांधली हुई कि राना सनाउल्लाह साहब भी हार गए। इतनी धांधली हुई बाकी बहुत धांधली हुई है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, मेरा ना एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक मैंने लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं राना सनाउल्लाह साहब को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान सुनवाना चाह रहा हूँ। क्यों सुनवाना चाह रहा हूँ आप सुनेंगे तो पता चलेगा। कि नए साल के बाद हमारा ये इंशाल्लाह टारगेट है अब कि इस साल में या हम होंगे या ये होंगे, तो कैसे निजाम नहीं चलेगा। अगले साल यानी कि कह रहे 2025 में या ये होंगे या हम होंगे, या ये होंगे या हम होंगे। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वक्फे अली अमीन गंडापुर साहब का हमने आपको एक बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि 2025 में या ये होंगे या हम होंगे। और तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा असद कैसर साहब ने आज क्या कहा है वो भी ज़रा सुन लें। अमलन इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ, खान साहब ने ये मुतालबा किया था कि सबसे पहले हमारे वर्कर को रिहा किया जाए, इसके बाद जो है ना हम आगे बात करेंगे। 2 तारीख को हमारी मीटिंग है, हम एक कदम आगे बढ़े हैं। अभी हुकूमत की बाल कोर्ट में है कि वो मुल्क को आगे बढ़ाना चाहती है या अपनी जाती अना की तस्कील करना चाहती है। तो राना साहब, इस वक्त बकौल असद कैसर साहब के मुल्क में मार्शल लॉ भी है और 2 जनवरी से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं या आप रहेंगे या वो रहेंगे। ये जो मुज़ाकराती कमेटियों का जो पहला अजलास हुआ है, उस अजलास में हमने ये बैठ के तय किया है कि बयानात जो हैं वो अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो दिए जाएं, और वो दिए जाने ज़रूरी भी हैं। और अंदर की बात लेकिन उन बयानात के ऊपर आपने कोई यकीन करते हुए
कोई उससे कोई नतीजा आखज़ नहीं करना। अच्छा, बयान जो है वो तो फिर जमाती ज़रूरत होती है और कोई इंस्ट्रक्शंस होती तो राना है, साहब वो देने दूसरे पड़ते अल्फाज हैं। में अगर आप गुस्ताखी माफ़, आप मुझे ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने और तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है मुज़ाकरात में कि टीवी पर और अखबारात में बयानबाजी के ज़रिए कौम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जारी रखें। नहीं, उसमें ये है कि मीडिया में बयान देना जो है वो बाज़ औक़ात मजबूरी, बाज़ औक़ात ज़रूरत और बाज़ औक़ात पार्टी लाइन जो है उसके तहत देना पड़ता है। लेकिन मामला ये है कि उस बयान के ऊपर रिएक्ट करना, अब देखें मिसाल के तौर पे अब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा है कि अगले साल या ये होंगे या हम होंगे। अब उन्होंने परसों हमारे साथ बैठना है तो वहाँ पे तो ये बात नहीं करेंगे, वहाँ पे तो वो ये बात करेंगे कि भाई वो ठीक है, मीडिया में मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने ये बात कह दी। अपने वर्कर्स को भी तो आखिर हमने कुछ कहना होता है ना। अच्छा, अब तो मामला ये है कि ये परसों जब वो बैठेंगे तो बिल्कुल इस नीयत से नहीं बैठेंगे कि या ये रहेंगे या हम रहेंगे। अली ज़फ़र साहब, अब ये एक बात जो है राना सनाउल्लाह साहब ने किया, ये मुझे और भी बहुत से लोगों ने बताई है जो उन मुज़ाकरात में मौजूद थे कि भाई वो अंदर की बात जो है वो बाहर नहीं बतानी, टीवी पे जो मर्ज़ी कहें, लेकिन जो हम अंदर बात करेंगे वो और होगी, जो बाहर बात होगी वो और होगी। तो ये तो अली ज़फ़र साहब 2024 में भी कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, 2025 में भी यही कुछ होगा। देखिए, मेरी नज़र में जब डायलॉग वाली टीम्स होती हैं तो यकीनी तौर पे आप जब बैठ के नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें आप अपने जो मुखालफतें हैं, अपनी सियासत है, उसको साइड पे करते हैं और आप एक एजेंडे पे बात करते हैं, एक सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए, एक हल ढूंढने के लिए बात करते हैं। तो बेहतर तो यही होता है। आपको याद होगा एक कमेटी पहले भी बनी थी जब भी इलेक्शन नहीं हो रहा था पंजाब असेंबली में, जुलाई में, और केपी की असेंबली में तो एक कमेटी बनाई थी आपके और 24 में, और वो सुप्रीम और आजम नज़ीर तारड़ साहब के जो मुज़ाकरात थे, नहीं ये 23 में जी, और उसमें बाकायदा पूरे सब बैठे थे और हमने फैसला ये किया था उस वक्त कि हम जो ये मुज़ाकरात करने जा रहे हैं इलेक्शन के चक्कर में, उसको एक कंफर्म करने के लिए, तो हम किसी किस्म की बाहर निकल के बात नहीं करेंगे और इसको जब तक कंक्लूड या हमने फाइनल नहीं किया, हम इसको आपस में एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म का तनकीद भी नहीं करेंगे इस मामले पे। तो मेरा ख्याल है बेस्ट यही होता है कि जब आप मुज़ाकरात करने जाएं तो कम से कम जो इशू जिस पे आप बात करना चाह रहे हैं उसमें आप फिर एक दूसरे के खिलाफ बात ना करें, उससे माहौल ख़राब होता ही होता है। और अगर माहौल नहीं ख़राब होता तो फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि फिर तो आप लगता है कि इस तरह झूठ बोल रहे हैं कौम के साथ। अच्छा, इसलिए बेहतर यह है कि आप ना कुछ गुफ्तगू करें। मैं माहौल को अच्छा करने वाली, यानी ये दोनों जिन साहबान की आपने बात सुनाई है ना, मीटिंग्स में इन दोनों की बात, अली अमीन गंडापुर साहब की बात इतनी कोऑपरेटिव और इतनी अच्छी होती है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आज मैं एक ऐसी अभी आपको क्लिप सुनाने लगा हूँ जिसमें आप मुस्कुराएंगे ज़रूर, लेकिन बात वो भी बड़ी अच्छी है। ज़रा सुने जी, आज शहबाज शरीफ साहब ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की जो इफ्तिताही तकरीब है उसमें क्या कहा है। मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अंदाज़ा करें। काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्करकशी हो जाती है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, क्या ये पॉसिबल है? मैं मजाक ना समझिएगा, ये मेरी बात, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें जो हैं, आप भी और मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी, ये इत्तेफाक कर लें आपस में कि आप सड़कों पे आके जो है ना एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने के बजाय सिर्फ ऊ किया करेंगे? हाँ मीर साहब, में से आप सीरियस जवाब पूछ रहे हैं या वैसे आप? मैं बहुत सीरियस बात की है। नहीं देखें, मेरे चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ।
अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि जितने हम ओपिनियनेटेड हैं और जितना हम जज्बाती हैं, हम इस तरह की एहतजाज तो नहीं कर सकते। बहरहाल अगर ऐसा हो गया तो कभी कि आप करके अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल मैं राना सनाउल्लाह साहब से कर लूं। बड़ी बात है। एक सवाल मैं राना सनाउल्लाह साहब से कर लूं। राना साहब, ये क्या ये मुनासिब है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो आज बात की, बात तो बड़ी अच्छी है, हर कोई मुस्कुराया, आप भी मुस्कुराए, नाजरीन भी मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन ये पाकिस्तान में जो है इसका तो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। नहीं, देखिए, ग्राउंड रियलिटी से मुराद उनका जो कहने का मकसद था वो ये था कि हम जो मुल्क कौम की बुनियादी ज़रूरतें हैं, इकॉनमी है, बाकी मसाइल हैं, उनके ऊपर हम इत्तफाक करें, उनके ऊपर एक दूसरे से तआवुन करें ताकि कौम सफ़र ना करे, मुल्क सफ़र ना करे। हम अपना एहतजाज जो है वो बेशक साथ साथ जारी रखें। हाँ, और एहतजाज में जो है चलें, आप ना करें, आप नारे आप ना करें, तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि आप जो है वो बंदूकें लेके चढ़ दौड़ें और अब ये तो बड़ी अच्छी बात की है, मारा मारी शुरू कर दें। ये तो राना साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि एहतजाज के दौरान बंदूकें लेके एक दूसरे पे नहीं चढ़ दौड़ना चाहिए। अली ज़फ़र साहब, ये तो उन्होंने अच्छी बात की है और आप इससे इत्तेफाक करेंगे। 100% जी, मेरा ख्याल है कि हुकूमत का सबसे पहला काम ये होता है कि एहतजाज रोके ना, कंटेनर्स ना लगाए, कोई रुकावट ना डाले, और जो कौम का फ़र्ज़ होता है कि जब वो एहतजाज करे तो पुरअमन एहतजाज करे। ये तो एक बड़ा वाज़े आइन का तकाजा है और इसी तरह बैलेंस होता है। लेकिन अगर हुकूमत तशद्दुद करेगी और जो डरेगी कि लोग क्यों आके एहतजाज कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों तकरीरें कर रहे हैं, अगर हुकूमत डरेगी कि प्रेस क्यों आज़ाद हो जाए, प्रेस क्यों तनकीद करना शुरू कर दे, तो फिर वो आइन का तकाजा भी पूरा नहीं होता और लोग फिर फ्रस्ट्रेट भी होते हैं और कल को वो फट भी सकते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी है कि आप उनको एहतजाज का हक दें ताकि वो अपना एक्सप्रेशन जो है, अपनी जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसका इस्तेमाल कर सकें। चले, मैं अली ज़फ़र साहब से ये बात करता हूँ कि चले आएँ, ये 2 तारीख को मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, उसमें एहतजाज के तरीक़ों के ऊपर पहले इत्तफ़ाक़ कर लें, उसके बाद इकॉनमी के ऊपर जो है वो इत्तफ़ाक़ कर लें, बाकी सारे मामला जो है वो चलते रहेंगे। ये अली ज़फ़र साहब, ये जो आपने तहरीरी एजेंडा देना है, उसमें क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी एहतजाज का जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ कर लें? वो वाली बात ना करें, उसमें आप ये कर लें कि हाय हाय का नारा लगाएंगे, हम ओए होए वाली बात करेंगे। नहीं, भरे ये जलसा भी करें, जुलूस भी करें, धरना भी करें, आप गोलियां ना चलाएं और वो डंडे ना उठाएं। बात ये है कि ये वो हदूद तय करें कि मालूम हो कि भी ये इस एहतजाज की ये हदूद है, इससे आगे जो है वो लाइन क्रॉस नहीं होगी। जी अली ज़फ़र साहब, और इकॉनमी के ऊपर जो है वो तमाम पार्टीज का इत्तेफाक होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऐसा कोड होना चाहिए। किसी वक्त ऐसा मौका आएगा जब हमारे सबके एतमाद एक दूसरे में बहुत ज़्यादा होंगे और आज़ादी होगी और आइन पूरी तरह कायम होगा और रूल ऑफ लॉ भी होगा, आज़ाद अदलिया भी होगी और सब कुछ दुरुस्त होगा। तब ज़रूर ऐसा एक मौका आना चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग बैठें साथ हमारे, और बाकी सियासी जमातों को भी बिठाया जाए और ये कहा जाए कि जो भी हुकूमत में होगा वो जो अपोजिशन है उसको पूरा हक देगा कि वो अपना एहतजाज कर सके, लेकिन एहतजाज का भी तरीक़ेकार होगा और वो हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट में बिल्कुल डाल दें तो एक बहुत अच्छी बात होगी, बशर्ते कि आप एक सियासी आज़ादी दें, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को जो उसका काम है पॉलिटिक्स करना, सियासत करना, उसकी इजाज़त दें, इलेक्शंस के रिज़ल्ट आप माने। ये बड़ी कंडीशंस हैं इस किस्म की एहतजाज का कोड बनाने के लिए। अच्छा, वो जो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं नज़र आती। और भी कुछ चीज़ें हैं, उनका भी जिक्र बड़ा ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आजकल उनका जिक्र कर रहे हैं, उस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। राना सनाउल्लाह साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आजकल ये बड़ा बुलंद उबांग तरीके से कह रहे हैं कि इंटरनेट को स्लो करके फायरवॉल लगा के आप पाकिस्तान जो है उसको आगे की तरफ नहीं ले जा सकते।
तो 2024 में हमने देखा कि जो एक्स है उस पर पाबंदी लगाई गई, फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल की गई, उसको एक बाकायदा आईटी की जो मिनिस्टर हैं आपकी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उस पर तमाम जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो उस पर एहतजाज करें, ये गलत हो रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी उस पर एहतजाज कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि अगर उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जिसमें कि वहाँ पे दिखाया जा रहा था कि ई पाकिस्तान जो है, ई पाकिस्तान भी उसका एक अहम जुज़ है, तो आप इंटरनेट को स्लो करके और सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगा के आप पाकिस्तान को शाहीन की तरह उड़ा नहीं सकते कोई भी। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है उसमें गालबन 5 ईज़ हैं, उनमें से अगर दूसरी या तीसरी ई यही है कि पाकिस्तान को जो है वो इसमें जो है वो पूरी तरह से जो है वो यानी इसकी एक्सपोर्ट गालबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने 34% उसमें इजाफे की आईटी इंडस्ट्री की, आईटी इंडस्ट्री में 34% इजाफे की बात की है और इसमें जो है वो और भी इजाफे की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो इसमें अब जो सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी भी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है और जो इस किस्म की पाबंदीज़ यानी जो रुकावटें डाली जाती हैं या पाबंदियाँ लगती हैं तो उसमें रीज़न तो सिक्योरिटी ही होती है। तो इस के एक सिक्योरिटी और इस आज़ादी के दरमियान जो है जो एक तल्लक है उसको इस अंदाज से डिफ़ाइन होना चाहिए कि सिक्योरिटी भी जो है वो इंजर ना हो, उसका भी वो भी उतनी ही ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ ये है कि ये जो आज़ादी है इज़हार राय की भी और इस यानी मीडिया को इस्तेमाल करने की, क्योंकि दुनिया में जो तो तरक्की कर रही है वो तो इसके बगैर अब मुमकिन नहीं रही, तो इसके ऊपर भी जो है वो पाबंदी ना लगे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस चीज़ को पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन ठीक है उनकी अपनी जमात है, हमारी अपनी जमात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं और अपनी पार्टी के हवाले से बड़ी ठीक सियासत कर रहे हैं और नुकसान आपको हो रहा है। तो अली ज़फ़र साहब ये बताएं, अब मैं ज़रा एक आपसे सवाल ऐसा करने लगा हूँ जो कि जिसका ताल्लुक़ आइन और कानून से और अदालतों से है कि ये जो पाकिस्तान में एक्स पर यानी कि ट्विटर पर पाबंदी लगी, इंटरनेट स्लो हो गया, फायरवॉल के ख़िलाफ़ बहुत सी पटिशन्स मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में दायर हुई और आज़ादी इजहार पर जो पाबंदियाँ हैं, जो गैर एलानिया सेंसरशिप है, ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं, सबको पता है कि कौन से सियासतदान की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते, कौन से सियासतदान का नाम हम नहीं ले सकते। इस सारे मामलात पर 2024 में जो पाकिस्तान की जो जुडिशरी का रोल है उससे आप मुतमिन हैं? जी देखें, इसको अगर आप, जैसा मैंने पहले कहा था कि शायद ये साल जो 2024 का है ये बदतरीन फ़ैसले का, जो सुप्रीम कोर्ट ने सिंबल केस का फ़ैसला किया, बदतरीन फ़ैसले का वो एक साल गिना जाएगा। उसके अलावा मेरा ख़्याल है कि बदतरीन आप कह सकते हैं कि प्रेस सेंसरशिप भी इस साल हुई, इंटरनेट स्लो हुआ। आप एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देख लें, आप कहते हैं मुझे कि आप इस्लामाबाद पहुंच जाएं 4 घंटे में और मुझे साइकिल देते हैं चलाने के लिए, तो मैं कैसे इस 4 घंटे में पहुंच सकता हूं साइकिल के ऊपर चला के। तो ये इंटरनेट का यही कॉन्सेप्ट है। आप कहते हैं हम तरक्की करना चाहते हैं, इंटरनेट है, इंटरनेट की हम आईटी इंडस्ट्री को बड़ा फ़रोग देना चाहते हैं, लेकिन आप इंटरनेट नहीं देते। इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि आइन में है, बुनियादी हक है, लेकिन आपकी कोई हिफाजत नहीं है, मीडिया की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अदालतें जो प्रोटेक्ट करने के लिए हैं मौजूद, वो प्रोटेक्ट कर नहीं सकती, उनके हुक्म जो हैं वो माने नहीं जाते। मेरा ख्याल है हुआ ये, अगर आप इसको 2023 पे चले जाएं थोड़ी देर के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से शुरू हुआ हमारे अदालत में, जब काजी फाइसा साहब की रेफरेंस का मामला आ रहा था। तो आपने देखा कि जुडिशरी जो थी सुप्रीम कोर्ट में वो बट गई, डिवाइड हो गई, और उसके बाद वो ऐसी डिवीज़न हुई कि वो एक ख़तो खताबत शुरू हो गई आपस में। ये भी एक बड़ा एक अजीबो गरीब किस्म का हमने माहौल देखा, जहाँ ख़तो खताबत शुरू हो गई थी जुडिशरी में, वो उसकी रेपुटेशन को इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया। फिर जस्टिस बंदयाल साहब के फेवर में और जस्टिस बंदयाल साहब की टीम के ख़िलाफ़ एक फिर डिवीज़न आ गई
अदालत में। उसके बाद काजी फाइसा साहब आए, फिर एक और मज़ीद डिवीज़न हो गई और 3 हिस्सों में बट गया सुप्रीम कोर्ट। और आज भी हमने देखा कि अल्टीमेटली जब पार्लियामेंट ने 26 अमेंडमेंट आइन की पास की और बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड कर दिया एक आइनी बेंच में और एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में, तो 2024 में मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की जो आज़ादी थी इस सारे मामले से, पार्लियामेंट की वजह से और अंदरूनी लड़ाई की वजह से उसको बहुत बड़ा धचका मिला है। और मेरा ख्याल है 2025 में ज़रूरी है कि अब किसी ना किसी तरह हम इन एशेज से हम वापस सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करें। ये तो अच्छा राना साहब, मीर साहब, अली ज़फ़र साहब ने जो है कितनी रेलेवेंट बात की है कि ये जुडिशरी का बहरान, या जो इन्होंने कहा कि जी वहाँ पे ये हो गया वो हो गया, ये बात शुरू हुई थी काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस से जी। वहाँ से एक डिवीज़न ने जन्म लिया और वो डिवीज़न जो है वो शायद अब तक जो है ना वो बाकी है। वो रेफरेंस जो है वो डिवीज़न पैदा की थी उस रेफरेंस ने, जनरल फैज़ ने। तो बस फिर अब फिर 2019 में फिर खुद ही अली ज़फ़र साहब जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो नहीं, लेकिन जो जनरल फैज़ ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ नहीं, फैज़ जो है वो बज़ाते खुद एज DGI या DGC क्या वो रेफरेंस दायर कर सकता था? नहीं, वो तो किसको कहा, करवाया जाता है ना, किसको कहा? हुकूमत को कहा, वज़ीर आज़म ने रेफरेंस जो है वो भेजा, प्रेसिडेंट ने जो है वो सुप्रीम वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन राना साहब सवाल ये है कि जो जनरल फैज़ फिर बात ये है कि अगर ये सारा उसी जो है वो उसी अमल का किया धरा है तो इसका फिर इल्ज़ाम हमारे ऊपर क्यों धरते हैं? नहीं, वो इसलिए कि आप पर इल्ज़ाम जो है वो उन्होंने नहीं लगाया। जो कुछ जनरल फैज़ जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ करता रहा, बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने कहा जी कि हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है। और वो जो ख़त था उसमें उन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब का भी जिक्र किया और कहा जी हमारे साथ भी अब तो अगर शौकत सिद्दीकी के वक्त ही इसका नोटिस ले लिया जाता और ये ना होता तो फिर ये मामला तो आगे ना बढ़ता। ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और मैंने शुरू में जिक्र किया था कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब को सिर्फ एक तकरीबन 34 साल कैद की सज़ा हो गई है। तो दुआ करनी चाहिए कि 2025 में सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस तरह के फ़ैसले ना आए। और इजाज़त लेने से पहले मैं एक अपील करना चाहता हूँ आपसे कि नए साल की खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन इतनी हवाई फायरिंग ना करें कि गोलियाँ जो हैं वो आसमान की तरफ जाने की बजाय किसी इंसान के सर में या उसकी पेशानी में पेवस्त हो जाएँ। बिल्कुल ना करें। ये राना सनाउल्लाह साहब ने अपील की है और अली ज़फ़र साहब इससे बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे क्योंकि वो भी बड़े अमन पसंद आदमी हैं। और हम तीनों जो हैं वो आपसे अपील कर रहे हैं कि नए साल की खुशियाँ ज़रूर मनाएं, कोई केक काटें, चॉकलेट खाएं, कोई चाय पिएं, ठंडा मौसम है, लेकिन ये फायरिंग ना करें। फायरिंग करके किस किस्म की खुशी है? तो फायरिंग जो होती है, हवाई फायरिंग जो है, इससे बहुत से जो बेगुनाह लोग हैं वो मारे जाते हैं, उनको गोलियां लगती हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। हस्पताल की जो एमरजेंसी है वो नए साल की खुशियां मनाने वालों की फायरिंग से जो लोग ज़ख्मी होते हैं वो भर जाते हैं। तो खुदा के लिए नया साल ज़रूर मनाएं लेकिन हवाई फायरिंग ना करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।